सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एफआई का बिजनेस इकोनॉमिक का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक का पार्ट 2। मतलब जैसे कि देखो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने 4 स्कोप्स देखे थे कि बिजनेस इकोनॉमिक जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही आज बचे हुए जो है उनको देखने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो 5th स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक का वो है प्राइसिंग। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जब भी हम बिजनेस के अंदर मतलब अपनी कंपनी के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कितने रुपए में बिके, तो इसके लिए हमें एनालिसिस करनी पड़ती है कि हमारे आसपास में लोग कितने का बेच रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है। अगर मान लो कपड़ा है तो आप कपड़े को सोने के भाव थोड़ी बेचेंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तब जाकर इस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट का जो कीमत है वो रखते हैं। तो ये सारी की जो एनालिसिस होती है, मतलब इतनी सारी एनालिसिस करते हैं। तो ये भी एक तरह का बिजनेस का मतलब इस्तेमाल, बिजनेस इकोनॉमी का हम इस्तेमाल करते हैं प्राइस को भी डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। So pricing is one of the most important business decision that determines a firm's revenue and profit. Business economics deal with the analysis of different pricing practices and studies their application in different type of firms. मतलब कि देखो, किसी भी कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए में हमें बेचना है, मतलब कितना रुपए उससे कमाना है और उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना रहने वाला है। मतलब मान लो कि 10 रुपये हमको लग रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको हम 20 रुपये में बेचेंगे या फिर 15 रुपये में बेचेंगे। इसका जो डिसीजन होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो इसी से मतलब पता चलेगा कि हमारा कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। और प्राइस से होता है फिक्स कि आपके जो प्रोडक्ट है वो कितने लोग खरीदेंगे भी। ठीक है, आपने मे बी 11 में मतलब 12th में पढ़ा होगा डिमांड एनालिसिस, कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा कम कर देते हैं तो डिमांड बढ़ भी जाती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिनका अगर आप कम करते हो तो डिमांड भी कम हो जाती है। तो ऐसे आपको काफ़ी सारी एनालिसिस करनी पड़ती है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कि आपका प्रोडक्ट अगर कम करेंगे तो क्या डिमांड बढ़ेगी। तो ये सारी एनालिसिस करनी पड़ती है। ठीक है। सो बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे मतलब ऐसे चीज़ें, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर काफ़ी सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम अपना जो प्राइस है उसको पता कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट की कितना प्राइस रखना चाहिए। ठीक है। एंड देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है जो आपको मे बी पेपर में लिखना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है कि विच प्राइस प्रैक्टिस इज अप्रोप्रिएट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मतलब क्या, ये मान लो एक कंपनी है जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती है। मतलब सिर्फ मान लो एक कंपनी है जो फ़ोन बनाती है, तो वो सिर्फ फ़ोन नहीं बनाती, वो और भी चीज़ें बनाती है। मतलब क्या हो सकता है, वो स्पीकर भी बनाती हो गाना सुनने के लिए, हो सकता है वो अपने ही कंपनी के टी शर्ट्स भी बनाती हो सकता है वो बैग भी बनाती हो। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है जो एक ही कंपनी बनाती हो। जैसे अब MI कंपनी है, तो MI कंपनी जो है, MI Xiaomi जो मोबाइल रहता है MI, तो वो खाली आपको मोबाइल नहीं बेचती, वो और भी काफ़ी सारे आइटम्स रहते हैं जो बेचती है। सो आप लोग चाहो तो देख सकते हो MI स्टोर, आप गूगल पे अगर सर्च मारोगे तो वहाँ पर आता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ें रहती है, बैग भी रहता है वहाँ पर, गॉगल्स भी रहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें वो बेचती है। तो ऐसी कंपनी जो होती है जो अलग अलग आइटम बेचती है, तो उसको अपने प्रोडक्ट का कितना कीमत रखना चाहिए। या फिर मान लो कोई सरकारी कंपनी है, तो उसको क्या अपने प्रोडक्ट की कीमत जो है वो ज़्यादा सस्ती रखनी चाहिए या फिर मीडियम में रखनी चाहिए या फिर थोड़ी महंगी रखनी चाहिए। तो वो सारी फैक्टर्स को पता करना रहता है हमें बिजनेस इकोनॉमी के अंदर। तो इसके मतलब ये एक इम्पॉर्टेंस है कि बिजनेस इकोनॉमी को यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है प्राइसिंग को डिटरमाइन करने के लिए। अब देखो, हमारा जो 6th स्कोप है बिजनेस इकोनॉमी का वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। मतलब क्या, ये देखो हर एक कंपनी का कोई ना कोई अलग अलग मतलब मकसद होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे 1 लाख कमाना है, मेरे को 1 करोड़ कमाना है, या फिर मेरे को और कोई काम है जो करना है बिजनेस के अंदर। तो ऐसे जो मतलब एम्स होते हैं उनको पाने में मदद करता है बिजनेस इकोनॉमिक। अब कैसे करता है, तो वही पॉइंट्स में लिखा हुआ है। देखो कि प्रॉफिट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, बिजनेस इकोनॉमिक स्टडीज ब्रेक इवन एनालिसिस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। कि देखो हर एक कंपनी का एक ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट एम होता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो बिजनेस इकोनॉमी के अंदर एक तरह की स्टडी होती है जिसको कहा जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके अंदर देखो होता क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं, जैसे मान लो आपने एक कंपनी खोली, दुकान खोली है, ठीक है, जिसके अंदर आपने 1 लाख रुपए लगा दिए। अब इस इकोनॉमिक स्टडी के अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हमको ये पता चलता है कि आपका जो 1 लाख रुपए है वो कितने समय में 2 लाख रुपए बन जाएंगे। मतलब कितना समय लगेगा आपको प्रॉफिट कमाते कमाते, कि मान लो आपका महीने में इतने सेल्स हो जाते हैं, तो इस हिसाब से आपका साल भर में कितना सेल हो जाएगा और उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो कितना कमाओगे, और उस हिसाब से आपका जो पैसा आपने लगाया वो कब तक निकल जाएगा। मान लो आपने साल भर में 1 लाख लगाया था तो 2 लाख रुपया कमा लिया है, तो अब उस 2 लाख में से आप अपना 1 लाख साइड में निकाल सकते हो जो आपने डाला था, और बस अब
उस 1 लाख से ही अपना बिजनेस चलाओ और आगे फिर प्रॉफिट कमाते जाओ, और कल को लॉस भी हो जाता है तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे पैसे डूब गए, क्योंकि पहले से आपने अपने पैसे निकाल चुके हैं। तो इसकी स्टडी करने में मतलब इस तरह की स्टडी होती है बिजनेस इकोनॉमी के अंदर। अब इसके वजह से क्या पता चलता है, देखो कि बिजनेस इकोनॉमी में ऐसी काफ़ी सारी स्टडीज़ होती है जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉफिट के बारे में जान सकते हैं कि हमको अपने प्रोडक्ट के अंदर कितना प्रॉफिट रखना है, या फिर हमारे कस्टमर को किस तरह प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं, डिमांड कितनी है, उस हिसाब से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो beside other objective of the firm like sales maximization, growth maximization and satisfying behavioral are also studied in business। मतलब कि देखो खाली मतलब किसी हर एक कंपनी का जो है वो खाली प्रॉफिट कमाने का एम नहीं रहता, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। मतलब नंबर 1 पे तो यही एम रहता है कि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उसके बाद भी कुछ और भी मकसद होते हैं कि जैसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्स करनी है, क्योंकि सेल्स ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी ज़्यादा हो ही जाएगा। उसके बाद ग्रोथ भी करनी है कि हमें कंपनी जो है वो नंबर 1 बनानी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी भी बनानी है, हमको बड़ी कंपनी करनी है। उसके बाद सेटिस्फाई भी करना है लोगों को, हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगने चाहिए, लोग तारीफ़ करने चाहिए हमारे प्रोडक्ट की कि वाह क्या प्रोडक्ट बनाते हो आप लोग। तो इस तरह की चीज़ों की भी स्टडी हम बिजनेस इकोनॉमी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी आपके मकसद रहते हैं उन सारी चीज़ों की स्टडी करता है, मतलब उसके अंदर आप स्टडी कर सकते हो बिजनेस इकोनॉमी के अंदर कि आपके जो मकसद है उसको पाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो बिजनेस इकोनॉमी की मदद से। जैसे कि अभी बताइए प्रॉफिट कमाने के लिए आप ये स्टडी कर सकते हो कि मार्केट में डिमांड कितनी है, आपके प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, फिर लोग जो है वो कितना तक देने के लिए तैयार है, आप कितना प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हो, ये सारी स्टडी आप कर सकते हो बिजनेस इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद देखो जो हमारा 7वां स्कोप है वो है फोरकास्ट एंड बिजनेस पॉलिसीज। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि फर्म डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लार्जर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। मतलब कि देखो कोई भी कंपनी होती है और अगर वो किसी भी तरह का डिसीजन लेती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो डिसीजन है उसके ऊपर वो अड़े ही रहे। ठीक है, हो सकता है कभी कभी कि किसी वजह से उनका जो डिसीजन है वो चेंज करना पड़ जाए। मतलब क्या, जैसे मान लो कि आपने सोचा कि मैं एक गाँव के अंदर अपनी एक फैक्ट्री खोलता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ का जो नेता रहेगा वो आपको परमिशन ही ना दे कि नहीं यहाँ पर फैक्ट्री आप नहीं खोल सकते, ये गांव एरिया है, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से भी आपको हो सकता है कि आपको किसी तरह का जो डिसीजन आपने लिया था वो पूरा ना हो सके और आपको उसको चेंज करना पड़ सके उस डिसीजन को। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कोई सोशल इन्वायरमेंट हो, मतलब क्या कि लोग जो है वो आपके विरुद्ध हो चुके हैं, आपने कुछ बोला है यहाँ पर कंपनी खोलने के लिए लेकिन उन लोग नहीं मान रहे, लोग जो है वो बोल रहे कि नहीं हम अपने गाँव के अंदर कंपनी नहीं खोलने देंगे। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपका जो डिसीजन है वो चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, और ऐसे ही और भी चीज़ें एग्जांपल्स दिए गए, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती है कि गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसीज ला दी है जिसकी वजह से अब आपका जो डिसीजन है आपने जो भी लिया था उसको चेंज करना पड़ सकता है। हो सकता है मान लो आपने सोचा है कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपना कंपनी खोलूँगा, या फिर जैसे आपने सोच लिया मान लो कि आपने मस्त सोचा है कि एक होटल खोलूँगा, वहाँ पर मस्त अच्छी अच्छी चीज़ें बना बना कर मैं दुकान खोल कर बेचूंगा। ठीक है, आपने एक होटल खोलने के बारे में सोच लिया। अब आपने होटल खोलने के बारे में सोचा है, उसी टाइम मालूम पड़ता है कि रात को जो मोदी जी है वो बोल देते हैं कि अब से लॉकडाउन है। ठीक है, लॉकडाउन है, सब लोग घर के अंदर हो, कोई बाहर नहीं निकलेगा, जो निकलेगा 500 रुपया फाइन है। तो अब क्योंकि देखो लॉकडाउन हो गया तो आपका जो भी इतना मतलब आपने प्लान बनाया था, इतने डिसीजन लिए थे कि इसको मैं ये रखूंगा, तेरे को मैं रखने वाला हूँ इधर, तू आ जाना कल से काम पे, तू परसों आना, ऐसे सारे आपने डिसीजन ले चुके हैं। लेकिन अचानक से क्योंकि अब गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आ गई कि अब सब लॉकडाउन हो चुका है, सबको अंदर ही रहना है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, आपका जो डिसीजन आपने लिया था दुकान खोलने का अब उसको आपको कैंसिल करना पड़ सकता है या फिर बदलना पड़ सकता है। आप हो सकते हो फिर आपको शिफ्ट होना पड़े कि अब मैं ऑफलाइन नहीं बेचूंगा, अपने दुकान खोल के नहीं बेचता हूँ, मैं ऑनलाइन होटल खोल लेता हूँ। मतलब ऑनलाइन में आप प्रोडक्ट बनाकर मतलब खाना पीना बनाकर ऑनलाइन में ही बेचने लगो स्विगी या जोमेटो की मदद से। तो ऐसे आपको डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, चेंज हो सकता है। ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे नेशनल इनकम मान लो अचानक से कम हो गई, लोगों की जो कमाई है वो कम हो गई, तो आपका जो प्रोडक्ट है उस आप सोच रहे थे कि इसकी महंगा थोड़ा जो मेरा प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा हो गया, थोड़ा इसको और महंगा करने वाला हूँ मैं, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि लोगों की कमाई अचानक से बहुत कम हो गई है, तो जिसकी वजह से आप महंगा करने के बदले में आपको और कम ही करना पड़ सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जो मतलब डिसीजंस है कंपनी के अंदर वो चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है,
will studying the impact of the external economic factors that affect a firm's decision making business economic uses microeconomic principles। मतलब क्या कि देखो, जब भी हमको अब मान लो अब इतने सारी हमको दिख रहा है कि ये तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई कि ये सारी चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट अचानक से कुछ कर देगा तो हमने इतना प्लान बनाया रहेगा तो सबके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो ऐसे जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इनकी स्टडी करके अगर हम अगर करते हैं मैक्रो इकोनॉमी की मदद से, मतलब देखो माइक्रो इकोनॉमिक मतलब क्या, जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कि प्राइस को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक में आती है, चिंदी चीज़ों आती है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें, नेशनल इनकम हो गए, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक के जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम सबको मिलाकर स्टडी करेंगे कि जनरल प्राइस क्या चल रहा है, पूरे कंट्री के अंदर लोग जो है वो टमाटर मान लो कितने रुपए में बेच रहे हैं, तो ये सारी की स्टडी हम करेंगे ताकि उस हिसाब से हम अपना जो प्लान है या फिर डिसीजन है वो ले, ताकि कल को कुछ होगा भी तो हमें टेंशन नहीं रहेगा कि हमने पहले से ही डिसीजन लेके रखा, प्लान बना के रखा था कि ऐसा हो सकता है आगे आने वाले समय में, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक यूज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी कहते हैं। मतलब बेसिकली कि इस तरह की एनालिसिस करना कि मान लो जैसे आज जो है वो कांदा जो है, प्याज जो है वो मान लो 50 रुपये या फिर 20-30 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हो सकता है, हमने स्टैटिस्टिक लगाया कि मेरे हिसाब से या फिर आने वाले समय के हिसाब से हमें लगता है कि कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों बाद ये जो प्याज है उसकी कीमत जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि फार्मर्स जो है, मतलब खेती वाले जो है वो कांदा उतना उगा नहीं रहे हैं। इस वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में कांदे की शॉर्टेज होगी, जिससे महंगाई बढ़ सकती है कांदे की। या फिर हम ये इस तरह के भी एनालिसिस कर सकते हैं कि हमको लग रहा है कि ये जो लोग जो फार्मर्स है, खेती जो करते हैं, उन लोग आजकल ज़्यादा कांदा उगा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि आने वाले समय में कांदा जो है काफ़ी सस्ता मिलने वाला है। मतलब ऐसी स्टडीज़ की मदद से क्या पता चलेगा हमको कि आज जो हम सामान बेच रहे उसका आने वाले समय में उसकी डिमांड कितनी होगी, लोग कितना उसको पसंद करेंगे, कितना चाहते हैं आने वाले समय में, और उसकी उस टाइम उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट का जो मतलब प्राइस है वो कितना रखेंगे, हमें उस टाइम पे कितना खर्चा लगेगा, कॉस्ट लगने वाला है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सारी चीज़ों के एनालिसिस करते हैं। मान लो अगर आज हम मान लो पकौड़े बनाते हैं, ठीक है, प्याज के पकौड़े बनाते हैं, और हमको मालूम पड़ा है कि कल जो है प्याज बहुत महंगा होने वाला है, हमको पता चला कि कल प्याज बहुत महंगा होने वाला है और हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, आज ही बहुत सारे प्याज को खरीद लेंगे ताकि कल महंगा होगा तो हमें कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना पड़े कांदा बेचने, पकौड़ा बेचने के लिए। और क्योंकि देखो कल पकौड़ा मतलब कांदा महंगा हो ही जाएगा, तो ऐसे हम पकौड़ा भी महंगा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉस्ट कम लगा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी एनालिसिस की मदद से क्या होगा कि हमारा बेसिकली फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला, अगर हम अच्छी तरीके से अगर फोरकास्टिंग जो है वो कर पाएंगे। फोरकास्टिंग का मतलब ही होता है कि फ्यूचर का जो होने वाला है, मतलब फ्यूचर आने वाले समय में जो होने वाला है, कि मान लो गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आने वाली है, हमको ऐसा लग रहा है, तो उसके बारे में पहले से ही हम प्लान करके रखते हैं कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं अगर इस तरह का चीज़ें होएगी तो। ठीक है, कि हमको लग रहा है कि खेती जो करते हैं उन लोग उतने ज़्यादा कांदा नहीं उगा रहे, मतलब कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है कांदा, तो अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेते हैं ताकि कल है जब महंगा हो जाएगा तो हम ज़्यादा बेचेंगे, पकौड़े बनाकर बेचेंगे, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट भी कायम आएंगे और हमारा कॉस्ट भी कम ही लगा रहेगा क्योंकि पहले ही हमने सस्ते में खरीद चुके हैं। ठीक है, एंड देखो एक लास्ट पॉइंट लिखा है कि फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ फर्म एज द सक्सेस ऑफ इट्स प्लान डिपेंड हाउ वेल इट कैन फोरकास्ट द फ्यूचर। डिमांड फोरकास्टिंग इज एन अप्लाइड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। कि मतलब क्या है, ये देखो अगर आप अच्छी तरीके से फोरकास्ट कर लेते हो, मतलब कि आने वाले समय में आपका जो सामान है, आप जो बेचते हो, मतलब पकौड़े बेचते हो, तो कितने रुपए में बिकने वाला है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि खेती जो करते हैं उन लोग कांदा उगा नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ महीनों बाद कांदा जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, या फिर कुछ 1-2 दिन बाद जो है कांदा महंगा होने वाला है। तो उस हिसाब से आपने पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्याज जो है वो खरीद लिया है, कांदा खरीद लिया है, जिसकी मदद से अब आपका कॉस्ट जो है पहले ही कम हो चुका है कि आप सस्ते में कांदा खरीद चुके हो। और अब आने वाले समय में जैसे ही पकौड़े जो है वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि देखो कांदा महंगा होगा तो पकौड़े भी महंगे हो जाएंगे, तो उस टाइम पे जब आप पकौड़े बेचोगे तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर आप अच्छी तरीके से फोरकास्ट कर लेते हो, समझ लेते हो, मालूम पड़ा कि अपने
उतने अच्छे से की ही नहीं और अगली बार मालूम पड़ रहा है कि और ज़्यादा सस्ता ही हो गया कांदा, तो आपका ये लॉस हो जाएगा फिर कि आपने मान लो कि 50 रुपये में कांदा खरीदा ये सोच के कि आने वाले समय में 200 रुपये होने वाला है और मालूम पड़ रहा है कि 10 रुपये कांदा हो गया, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से अगर हम फोरकास्ट कर देते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो मतलब बेसिकली फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा, अपना मज़ा ही रहेगा। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्टिंग जो है बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक मान लो काफ़ी एक अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक की मदद से डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो मे बी आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। देखो आठवां जो हमारा स्कोप है बिजनेस इकोनॉमी का वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग और कैपिटल बजटिंग इज डन बाय एनी इन्वेस्टर टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑन विच टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब क्या कि देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारा जैसे भी कोई कंपनी होती है, आपको मे बी शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, कंपनी जो हम दूसरी दूसरी जो कंपनीज होती है उसके अंदर हम शेयर्स खरीद लेते हैं और उसका पार्टनर बन जाते हैं, इन्वेस्टर हम बन जाते हैं। ठीक है, मतलब शेयर्स खरीद के। तो ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं ऐसे शेयर मार्केट के अंदर या फिर कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोग ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाकर कहीं भी डाल दिए या फिर मन कर रहा है अच्छा लग रहा है कंपनी तो डाल देते हैं पैसा। उन लोग डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं डालते, उन लोग काफ़ी सारे एनालिसिस करते होंगे। आपने सुना भी होगा वॉरेन बफेट के बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। वो साल भर में ज़्यादा कंपनीज नहीं ढूंढते, मतलब पूरा साल लगाते हैं एनालिसिस करते करते और मैक्स टू मैक्स 10-15 ही कंपनीज ऐसे ढूंढते हैं और उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मान लो मतलब पूरे साल भर में बस 10-15 कंपनी। तो ऐसी एनालिसिस करनी पड़ती है ताकि आपका जो पैसा आप लगा रहे हो डूबे ना कल को। ठीक है, तो इतनी एनालिसिस करनी पड़ती है। अब ऐसे एनालिसिस मतलब जैसे काफ़ी सारी एनालिसिस होती है, जैसे कि कंपनी जो है वो कितने साल पुरानी कंपनी है, कंपनी जो है कितने प्रॉफिट जो है वो कमाती है हर साल, या फिर कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है या फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंपनी हर साल कितना रिटर्न दे देती है, कितना परसेंट का रिटर्न देती है। अगर 1 ही 2% देती होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है, और कम से कम अगर 10-15% देती होगी तब थोड़ा ठीक ठाक है। तो ऐसी काफ़ी सारी एनालिसिस होती है कि इसके ऊपर कितना लोन है, इस कंपनी के ऊपर कितने इसके पास असेट्स है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम उस कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी और स्टडीज़ होती है, तो वो सारी स्टडी रहती है, वो थोड़ा टेक्निकल रहता है, तो उतना ज़्यादा डिटेल वे में जानने की जरूरत नहीं है। तो देखो ऐसी स्टडी करने के बाद हमको समझ आता है कि हमको ये कंपनी के अंदर पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। ठीक है, तो जब इतनी सारी स्टडी हम कर लेते हैं तब फिर हम सोचते हैं कि उस कंपनी में पैसे लगाएंगे, मतलब सिर्फ सोचते हैं, फिर वैसी और 10 कंपनियां ढूंढते हैं, फिर उनमें से किसी एक में हम पैसे लगाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी मतलब एनालिसिस करने के बाद हम किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो इसी को प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी भी तरह का बजट मतलब बेसिक तरीके कैपिटल डालने की सोचते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले काफ़ी एनालिसिस करते हैं कि किस हिसाब से मैं पैसे डालने वाला हूँ कंपनी के अंदर, क्या क्या दिख रहा है मुझे कंपनी के अंदर। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। और बिजनेस इकोनॉमिक जो है वो इसी में मदद करता है कि काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी जो है वो ज़्यादा बेहतर है पैसे डालने के लिए। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स के बारे में बताया गया है कि जैसे पे बैक मेथड होता है एक, ये मतलब इसकी मदद से आपको ये पता चलता है कि ये जो कंपनी है इसके अंदर साल भर में आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। मतलब क्या कि जैसे मान लो कि एक कंपनी है जो हर साल जो है वो 15% इंटरेस्ट देती है, मतलब मान लो 1 लाख रुपए डाले हो तो साल भर में आपको उस कंपनी से 15,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते कितने समय में आपने जो पैसे डाले हैं उस कंपनी के अंदर वो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। मतलब पे बैक रिटर्न मतलब यही होता है, पे बैक पीरियड मतलब यही है कि आपने जो पैसे मिले हैं वो आपको बैक वापस से कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपने जो पैसे पे किए हैं उस कंपनी के अंदर वो बैक में वापस कैसे मिलने वाले, तो इस मेथड के अंदर इसकी ही स्टडी होती है कि आपको जो पैसे वो कितने समय में मिल जाएंगे वापस। उसके बाद एक और मेथड होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि अभी इस शेयर की कितनी वैल्यू, पहले कितनी थी और आने वाले समय में कितनी हो सकती है, सारी चीज़ों की भी स्टडी होती है। उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, ये मतलब हर साल जो है वो कितना परसेंट रिटर्न देती है कंपनी, कि 12% देती है या फिर 10% देती है, नॉर्मल मतलब एवरेज कितना दे देती है, क्योंकि फिक्स तो रहता नहीं है कि किसी किसी साल हो सकता है लॉस ही हो जाए तो वो प्रॉफिट दे भी ना, तो अलग अलग मतलब होता है कि कभी कभी होता है ज़्यादा दे देती है कभी कम देती है, तो फिर भी एवरेज निकाला जाता है कि 10% दे देती है या फिर 20% या फिर 12% कितना दे देती है। तो ये सारी एनालिसिस करने के बाद मेथड्स की स्टडी करने के बाद ही हम किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर। तो ये सारे जो मेथड्स है वो बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर आते हैं जिसकी मदद से हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी मदद करता है कि किसी भी तरह का अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कंपनी के अंदर तो उसमें भी हम बिजनेस इकोनॉमिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक की स्टडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है, वैसे तो हम काफ़ी ज़्यादा घुस के डिटेल वे में इस बार काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट रहेगा। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स और बिजनेस इकोनॉमी की भी वीडियोस आ गई होगी। एंड चैनल पे प्लेलिस्ट पे भी आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप चेकआउट करके देख सकते हो। जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो वहाँ पर मे भी अवेलेबल हो गई होगी अगर लेट देख रहे होगे तो। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई है मुझे लगता है। सो वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ आ गई है, पसंद आई है तो लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में बताना समझ आई है या फिर नहीं आई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।